बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इजराइल ने सीरिया के मुजाहिदीन को इनबॉक्स में डायरेक्ट धमकी दी है। एक तरफ बेचारे मुजाहिदीन हैं जो इजराइल का आई और अमेरिका का ए तक नहीं बोल पा रहे हैं, मगर दूसरी तरफ इजराइल उन्हीं की ज़मीन पर कब्जा करके उन्हीं को चेतावनी देते हुए ये कह रहा है कि ये जो बॉर्डर वाले इलाके हैं यहाँ पर आने की जुर्रत मत करना। और सीरिया के अंदर जो ड्रूज कम्युनिटी है उन पर अगर कोई आंच आई तो हम तुमसे डायरेक्ट जंग में उतर जाएंगे। थंबनेल पर ना जाएं क्योंकि थंबनेल पर तो सिर्फ एक ही खबर लिखी जा सकती है। वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ मौजूद है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। अब पता नहीं क्यों जिस इजराइल ने इनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, फिर इनको धमकी भी दे रहा है, उसका मुजाहिदीन नाम भी क्यों नहीं ले पा रहे हैं। देखो, जर्नलिज्म का एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हम दोनों तरफ की बात रखें, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यूट्यूब पर ही कई सारे ऐसे चैनल हैं जो इन मुजाहिदीनों को फरिश्तों की जमात में से उतरा हुआ इस्लाम का एक सूरमा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मुजाहिदीन जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो सीरिया का झंडा तो इनके पास है ही, साथ ही में इन्होंने तालिबान वाला यानी जो झंडा इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है वो झंडा भी रखा हुआ है। इससे मैसेज ये दिया जा रहा है कि सीरिया के अंदर अब शरिया कानून लागू होगा। इसके अलावा सीरिया की तरफ से फ़लस्तीन के मुजाहिदीनों को और उनकी आज़ादी के लिए पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। ये हवाओं में बातें बोली जा रही है, कोई प्रूफ नहीं दिया। चलो नहीं दिया तो नहीं दिया, हम भी एक जर्नलिस्ट है तो हमने सोचा अपना तो कोई सोर्स हमारा नहीं है मगर सर्च तो कर सकते हैं ना। हमने सर्च किया, कहीं भी कुछ नहीं मिला, लेकिन एक रिपोर्ट हमें मिली है जिसमें यह बताया गया है, ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने, कि सीरिया के मुजाहिदीन ने फ़लस्तीन के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, रेसिस्टेंस वाले, उनको ये चेतावनी जारी करके कह दिया है कि तुम अपना सारा साजो सामान उठाओ और सीरिया से निकल जाओ। सीरिया में जो तुम्हारे ट्रेनिंग कैंप्स है और जो तुम्हारे लीडर्स वगैरह जो स्ट्रेटजीज वगैरह बना रहे हैं उन तमाम को ये चेतावनी दी जाती है कि सब यहाँ से निकल जाओ। अब देखो, इस्लाम का झंडा लेकर तो आईएसआईएस भी अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। करबला में भी मैंने सुना है कि इस्लाम का झंडा लेकर आए थे। ये तो एकदम बेतुकी बात है कि इस्लाम का झंडा पीछे लगाकर अगर कोई आदमी बात कर रहा है तो वो हक ही बात कर रहा होगा। चलो ये बात हमने एक्सेप्ट की, पूरी दुनिया ने इसको माना कि सीरिया के लोगों को इंसाफ मिला है, मगर दूसरी तरफ आपने सीरिया के साथ साथ पूरे रीजन को ही बेच डाला है। सीरिया का हरमन बेस जिस पर इजराइल ने अभी कब्जा किया है, जो एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर मौजूद है, खबर है कि वहां पर एक रडार सिस्टम भी इंस्टॉल करने जा रहा है इजराइल, ताकि उसके बाद जब पूरी दुनिया में किसी भी कोने में से अगर इजराइल पर हमला होता है तो वो रडार सिस्टम उसको बहुत दूर से ही इसकी जानकारी दे देगा और इजराइल बड़े से बड़े हमलों को भी रोक सके। पिछले कुछ दिनों से हम सब यही अंदाजे लगा रहे थे कि हो सकता है कि जिस गंदी पॉलिटिक्स का ये हिस्सा है, अपना इन्फ्लुएंस बनाने और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इन्होंने इजराइल की हेल्प ली हो, लेकिन फलस्तीन के मामले में हो सकता है इजराइल के खिलाफ हो जाए। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद ये बात एकदम साफ हो चुकी है कि ये कोई गंदी राजनीति नहीं है, बल्कि मामला कुछ और है। लेकिन अभी भी हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे तब तक जब तक ईरान और रेबल्स के बीच में एक ऑफिशियल डील ना हो जाए या ऑफिशियल डील की बातचीत ना हो जाए। आपको शायद ये याद हो कि मैंने अपनी किसी रिपोर्ट में दावा किया था कि कतर के दोहा में रशिया, ईरान और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में जो मीटिंग हुई है, इसमें कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकी है। अब तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने इसका खुलासा करते हुए कहा है कि मैंने रशिया और ईरान दोनों के ही फॉरेन मिनिस्टर से कह दिया था कि जब रेबेलियन ग्रुप सीरिया के अंदर ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे, मतलब हमला करेंगे, तो तुम दोनों बीच में इंटरफेयर मत करना। और यही हुआ। रिपोर्ट आपके सामने है, मगर इसमें यह मेंशन नहीं है कि ईरान और रशिया की आखिर क्या मजबूरी थी कि इनको तुर्की की ये बात माननी पड़ी। अगर लॉजिक का इस्तेमाल करके अंदाजा लगाया जाए तो दिमाग तो यही कहता है कि ईरान भी जंग में बिजी था, उसकी रेजिस्टेंस कमजोर हो चुकी थी इजराइल से डायरेक्ट लड़ने की वजह से। रशिया उधर कमजोर हो चुका है यूक्रेन से लड़ते लड़ते, नाम सिर्फ यूक्रेन का है जबकि फाइट तो पूरी की पूरी नाटो से कर रहा है। उधर सीरिया में एक और नई स्टोरी स्टार्ट हुई है। रेबेलियन ग्रुप्स की इस ऑफेंसिव में पार्टिसिपेट करने वाले कई सारे ग्रुप्स में एक ग्रुप ऐसा भी था जिसको कहा जाता है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जिसको दुनिया उइगर मुस्लिम्स के नाम से जानती है और चाइना इनको उइगर रेबल्स कहता है। इन्होंने सीरिया को सक्सेसफुल तरीके से कॉन्कर करने के बाद अब चाइना को धमकी दी है कि हम तुमसे भी लड़ेंगे, जिसकी वजह से चाइना फुल अलर्ट हो चुका है और चाइना ने ग्लोबल पावर से इकट्ठा होकर उइगर रेबल्स के खिलाफ एक्शन लेने की बात की है। जहां तक मैं समझता हूं कि आप लोग उइगर मुसलमानों के बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे जिनके ऊपर चाइना के अंदर जुल्म किया जाता है।
ईस्ट तुर्किस्तान नाम का एक देश था जिसको चाइना ने कब्जाया और उसका नाम रखा है शिनजियांग, जहां की ज़्यादातर मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी और उनके ऊपर इस तरीके के तशद्दुद किए जाते हैं चाइना के अंदर, उनको डिटेंशन कैंप में डालकर पूरी तरीके से इस्लाम से दूर करने के लिए उनको री एजुकेट किया जाता है। और चाइना की इसी हरकत के खिलाफ उइगर मुसलमानों ने हथियार उठाए और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने भी एक मूवमेंट चलाया हुआ है जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। उधर इजराइल के लिए मुजरा करने वाले इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने इजरायली आर्मी के चीफ से कायरो के अंदर एक मीटिंग की है और उस मीटिंग में हाजी हलेवी यानी इजरायली आर्मी चीफ ने ये कहा है कि तुम हमारे बहुत करीबी हो, हमारे लिए तुमने चूड़ियाँ पहनी, तुम नाचते भी हो घाघरा पहन के, इसलिए हम किसी भी मुश्किल कंडीशन में, मतलब अगर तुम्हारे देश में भी विद्रोह होता है तो हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। उधर गाजा के जबालिया कैंप से एक ऐसी अपडेट आई है जिसकी वीडियो अगर आप देख लोगे तो पूरे दिन खुश रहोगे, लेकिन खाली मुंह से भी सुन लोगे तो भी आप खुश रहोगे। वीडियो चाहिए तो इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको दूंगा। गाजा के जबालिया कैंप में इजरायली आर्मी के सोल्जर्स एक ट्रक में ठीक पुष्पा भाव के मजदूरों की तरह भर भर कर गाजा के अंदर पहुंचे, जिस पर हमास के लड़ाकों ने रॉकेट से और चारों तरफ से गोलियां बरसाते हुए हमला बोल दिया। कुछ देर बाद का जो मंजर सामने आया वो ट्रक एक तंदूर में तब्दील हो चुका था और उस ट्रक में बैठे हुए लड़ाके सारे कबाब में तब्दील हो चुके थे। अब ऑफिशियल रिकॉर्ड तो नहीं आया है कि कितने मारे गए हैं और कितने घायल हुए हैं, लेकिन अगर इस वीडियो को आप देख लोगे तो आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि कितने मारे गए होंगे और कितने घायल हुए होंगे। आप में से बहुत सारे लोग इस आदमी को जानते होंगे, इसका नाम है महमूद अब्बास। ये यूएन के अंदर फलस्तीन को रिप्रेजेंट करता है। वेस्ट बैंक का जो एरिया है वहां पर है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, उसका ये प्रेसिडेंट है और इसके पास अपनी एक आर्मी भी है जिसमें मुसलमान यानी फ़लस्तीनी लड़ाके हैं, लेकिन वो मुसलमान लड़ाके इजराइल के लिए काम करते हैं और ये भाई साहब भी इजराइल के लिए ही काम करते हैं। इनकी जो आर्मी है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की, उन्होंने रेसिस्टेंस फाइटर जो वेस्ट बैंक के अंदर ऑपरेट करते हैं उनके ऊपर एक अटैक लॉन्च किया कल के दिन। कई सारे रेसिस्टेंस के फाइटर्स को इन्होंने जख्मी किया बुरी तरीके से और रेसिस्टेंस के एक बड़े कमांडर को इन्होंने शहीद कर दिया। इनका कहना है कि रेसिस्टेंस के फाइटर्स को ये लोग इसलिए कत्ल करते हैं कि इजराइल से झगड़ा ना बढ़े। भाई इजराइल जो कर रहा है उसको करने दो, लेकिन तुम इजराइल को जवाब मत दो, अगर दोगे तो फिर हम ही तुम्हें मारेंगे। समझ रहे हो ये क्या हो रहा है? ये वही हो रहा है जो सीरिया के अंदर इस वक्त हो रहा है। सीरिया के लड़ाके आपस में तो लड़ेंगे आपसे, मुजाहिदीन कहलवाएंगे अपने आप को, लेकिन जब बात आएगी फ़लस्तीनियों के लिए, मजलूमों के लिए लड़ने की, तब इनकी ज़ुबानों में लकवा मार जाएगा और इनके हाथ पैर बिल्कुल सुन्न पड़ जाएंगे जैसे सांप सूंघ गया हो। उधर इजराइल ने साउथ लेबनान के अंदर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक्स की है, ये बहाना बनाते हुए कि हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स जिनका रुख इजराइल की तरफ था उन पर हमने एयर स्ट्राइक्स की हैं और उनको हमने डेस्ट्रॉय कर दिया है। जबकि साउदर्न लेबनान से हिजबुल्लाह की प्रेजेंस फिलहाल के लिए तो पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। देखते हैं कि लेबनान की ऑफिशियल आर्मी जो डिप्लॉयड है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के साथ साउदर्न लेबनान के बॉर्डर पर, वो कब तक इस टॉर्चर को झेलती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।